सुमित ने गुस्से से पूछा, क्या तुम अपनी बहन की शादी किसी और से करवाओगे? आदित्य बोला, तुम्हारा मसला नहीं है, एक बार कोशिश करके देखो। अगर मैंने तुम्हें और तुम्हारे नए जीजाजी को मार नहीं दिया तो मेरा नाम बदल देना। आदित्य बोला, क्या हमें मार डालोगे? क्या तुम में इतनी हिम्मत है या नहीं? मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। बेकार की हरकतें करके अपनी और उस आदमी की जान खतरे में मत डालो जिसे तुम लाओगे। मैं पहले से ही अच्छा आदमी नहीं हूँ, सुमित ने कहा और अपने कमरे में चला गया। यह बहुत अकड़ दिखा रहा है, आदित्य ने सुमित को कोसते हुए कहा और वहाँ से चला गया। सब अपने अपने कमरे में चले गए। लोहित धीरे से बाहर आया और दीवी के कमरे की ओर गया। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गया। दीवी अभी अभी वॉशरूम से आई थी। तौलिए से अपना चेहरा पोंछते हुए वह आई और उसने लोहित को अपने कमरे में देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? लोहित ने अपने शर्ट की बाजू मोड़ते हुए बोला, तुम कह रही थी ना प्यार करती हूँ तो मैं वही प्यार करने आया हूँ। दीवी ने तौलिया लोहित पर फेंकते हुए कहा, क्या मैं तुमसे भीख मांग रही थी कि मुझसे प्यार करो? ओह, उस समय मैं मानसिक तनाव में था, इसलिए मैंने कह दिया कि प्यार करो प्यार करो। क्या यह कोई चॉकलेट है कि मैं तुरंत हाँ कह दूँ? इतनी हिम्मत से तुम मेरे पीछे कैसे पड़ गई? लोहित ने दीवी की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। तो दीवी बोली, हिम्मत की क्या बात है, तुम मुझे पसंद आए, मैंने बता दिया। वाह, आखिर तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया? तुमने मुझे देखकर मुझसे प्यार क्यों किया? दीवी बोली, तुम्हें देखकर मुझे क्या पसंद आया? मैंने तुम्हें पूरी तरह से देखकर प्यार किया, तुम मुझे देखते ही पसंद आ गए, बस और कुछ नहीं। बस इतना ही और कुछ नहीं। लोहित ने दीवी की ओर कदम बढ़ाए तो दीवी पीछे हटते हुए दीवार से जा लगी। दीवी के हिलने डुलने पर उसने दोनों तरफ से अपने हाथ रखे और धीमी आवाज में पूछा, और कुछ नहीं? दीवी ने कहा, और क्या होना चाहिए? तुम मेरे इतने करीब आ रहे हो, मुझे डर लग रहा है। पहले तो तुम मेरे पीछे पड़ी रहती थी, अब मेरे आने से तुम्हें क्या हो गया? दीवी बोली, पहले तुम ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते थे, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में कुछ अलग ही दिख रहा है। क्या अलग दिख रहा है? उसने दीवी के चेहरे को अपने चेहरे से छूते हुए पूछा। दोनों इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे को छू रही थी। दोनों के शरीर एक दूसरे से चिपक गए। दीवी के बोलने पर उसके होठ लोहित के होठों को छू रहे थे। लोहित, प्लीज़ दूर हो जाओ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इतने करीब मत आओ, मुझे कुछ हो रहा है, मेरा शरीर काँप रहा है, मुझे पसीने आ रहे हैं। दीवी ने कहा, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? लोहित ने दीवी की कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसे गले लगा लिया। लोहित, क्या यह सच में तुम हो? तुम इतने हिम्मत वाले कैसे हो गए, वो भी हमारे घर में, मेरे कमरे में? तुम्हारे पापा ने मुझे तुमसे शादी करने की इजाज़त दे दी है, अब कोई रुकावट नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लोहित ने आंख मारते हुए कहा, उन्होंने शादी के बाद ये सब करने के लिए कहा होगा, शादी से पहले नहीं। दीवी ने कहा, पहले क्या है, बाद में क्या है, शादी तो होनी ही है ना। अरे, तुम ऐसे बिना शर्म के बात क्यों कर रहे हो? ओह, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुमने ही तो कहा था कि मैं तुमसे बात नहीं करता, तुमने मुझे बहुत परेशान किया। अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम हमेशा से ही मेरी तरफ लालच भरी नज़रों से देखते आए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो दीवी बोली, जब तुम इतने करीब आ रहे हो तो डर तो लगेगा ही, गुस्से वाली बच्ची को किस बात का डर है? कहते हुए वह कब से उसे गुस्से से देख रही थी। लोहित ने बिना देर किए उसे किस कर दिया। दीवी यह सोचकर हैरान रह गई कि उसने मुझे किस किया। जब दिव्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो लोहित ने उसकी आंखों में देखा और उसकी कमर को धीरे से अपनी ओर खींचा। तब दिव्या इस दुनिया में वापस आई। उसने उससे दूर होने के लिए संघर्ष किया क्योंकि वह उसके लिप्स को नहीं छोड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी किस में खो गई। वह उसे कैसे मना कर सकती थी? फर्स्ट किस, वो भी उससे जिसे वो पसंद करती थी। दिव्या ने लोहित के बालों में अपनी उंगलियां डाली और उसके सिर को अपनी ओर खींच लिया। आधे घंटे बाद लोहित ने पूछा, ये इतने स्वादिष्ट कैसे हैं?
क्या मैं इतने दिनों से इनका स्वाद लेना भूल गया था? और उसने अपनी उंगली से उसके लिप्स को सहलाया। दिव्या बोली, क्या तुम मुझे हमारी शादी से पहले ही माँ बनाने की कोशिश कर रहे हो? वह हंसी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैंने अभी शुरुआत की है और मुझे और चाहिए। क्या हम इसे अभी कर सकते हैं? लोहित ने दिव्या के ऊपर अपने हाथ रखे। दिव्या बोली, तुम तो बहुत अच्छे लड़के थे, है ना? तुम इतने बुरे लड़के क्यों हो गए? हाँ ठीक है, लेकिन एक और किस दो प्लीज, मैंने अभी स्वाद चखा है, मैं एक बार और चखना चाहता हूँ। दिव्या बोली, तुम इस किस के लिए इतने पागल क्यों हो रहे हो? लोहित बोला, तुम ही तो कह रही थी कि मैं दूर रहता हूँ और जब मैं पास हूँ तो तुम मुझे दूर जाने के लिए कह रही हो। क्या यह तुम्हारे लिए उचित है? पास आने का मतलब यह है कि मुझे तुमसे बात करनी है, ना कि तुम मेरे पास आकर चिपक जाओ। मेरे लिए पास आने का मतलब यही है, लोहित ने कहा, और वह पूरी रात शरारतों में डूबा रहा। आदित्य बाबू फ्रेश होकर आए और बिस्तर पर गिर पड़े। उन्हें बार बार सुबह अर्चना द्वारा दिया गया किस याद आ रहा था। धोखेबाज, तुम क्या कर रही हो? मैं जो कुछ भी करता हूँ मुझे वही किस याद आता है। मैं तुम्हें कल बताता हूँ, रुको। आदित्य ने सोचा और किसी तरह बिस्तर पर करवटें बदलते हुए सो गया। हमारे सुमित बाबू अकेले अपने बेडरूम में विशाल बिस्तर पर लेटे हुए छत को देख रहे थे और खुद सोच में पड़े थे, यह क्या है? शादी के बाद भी मुझे अकेले सोना पड़ता है। मैं कहाँ रहता था और तुम मुझे कहाँ ले आए हो? अब वह सीधे कहती है कि मैं नहीं आऊँगी, उसे इतना साहस कैसे मिल गया? हे भगवान, शादी के बाद भी मुझे ब्रह्मचर्य क्यों सहना पड़ रहा है? तुम ब्रह्मचारी कैसे हो? तुमने शादी से पहले ही सब कुछ कर लिया है और तुम क्या कह रहे हो? अंतर आत्मा की आवाज़ सुनाई दी। फिर भी उसने खुद से कहा, मेरी शादी के बाद सुहागरात नहीं हुई, इसलिए मैं ब्रह्मचारी हूँ। सुमित खुद से कह रहा था, मेरी यह पत्नी, यह मेरे 60 वर्ष तक मुझे पास नहीं आने देगी। शादी से पहले सब कुछ करने के बाद ये जिद्दी राक्षसी पत्नियां बन जाती है और शादी के बाद ब्रह्मचारी व्रत करवाती है। इसलिए शादी से पहले सब कुछ बंद करके निष्ठावान रहना चाहिए। बेचारा शादी से पहले सब कुछ करके फिर भी मासूम बनकर फिर सुबह सभी फ्रेश होकर नाश्ता करके हॉल में बैठे थे अपने अपने काम पर जाने के लिए। दिव्या का चेहरा आज बिना कहे चमक रहा था। शारदा जी ने पूछा, क्या है? कल तक चेहरा अलग था, आज इतना चमक क्यों रहा है? दिव्या बोली, लोहित से शादी के लिए आपने हाँ कह दी है ना माँ? अब आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? मैं बहुत खुश हूँ। तो शारदा जी बोली, हाँ तुम एक जिद्दी लड़की हो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पिताजी भी मना नहीं कर सकते। तुम्हारे पिताजी ने भी कभी भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया। उन्होंने कभी भी तुम्हारी इच्छा और प्यार के खिलाफ कुछ नहीं कहा। थैंक यू मम्मी डैडी, दिव्या ने कहा और आदित्य की ओर देखा। आदित्य ने भी धीरे से मुस्कुराया तो दिव्या दौड़कर आदित्य को गले लगा लिया। थैंक यू सो मच भैया। हाँ, हम हमेशा तुम्हारी खुशी चाहते हैं, आदित्य ने कहा। सुमित खुद से बोला, यह बेकार भाई, वह हमारी खुशियाँ चाहता है। अगर वह खुशियाँ चाहता है तो वह मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज सकता है, लेकिन उसने उसे अभी भी घर पर क्यों रखा है? लोहित ने दिव्या को देखा और सोचा, तुम सच में एक जिद्दी लड़की हो दिव्या। तुमने वह हासिल कर लिया जो तुम चाहती थी। तुमने मुझे और अपने परिवार दोनों को मना लिया। मौनी भी अपनी बहन को देखकर खुश थी। आदित्य ने कहा, मौनी चलो ऑफिस चलते हैं। ठीक है भैया, कहते हुए मौनी ने अपना हैंडबैग अपने कंधे पर डाला और आदित्य के साथ चल दी। जाते जाते आदित्य ने पीछे मुड़कर सुमित को देखा और कहा, तुम अभी भी वहीं क्यों खड़े हो? तुम भी आ रहे हो ना? दूसरी कार में क्यों आना? पेट्रोल बर्बाद होगा। उसने व्यंग से कहा, मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं आ रहा हूँ? सुमित ने कहा, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बहन ऑफिस आ रही है तो तुम भी 1 घंटे में आ जाओगे। मैंने सोचा कि तुम हमारे साथ आओगे। सुमित ने कहा, तुम वहाँ अपनी बहन से बात करने के लिए एक राक्षस की तरह खड़े हो और वह मुझे पास भी नहीं आने दे रही। अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो बीच में तुम आकर क्या करोगे? ये सुनकर लोहित और दिव्या चुपके से मुस्कुराए, जबकि मौनी और आदित्य ने गुस्से से सुमित को देखा। तुम्हारे देखने से
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच बोलने पर हमेशा जलन होती है। अब जाओ और ऑफिस को बचाओ। चाहे शाम हो या रात, दोनों वापस आओ। सुमित ने उन दोनों भाई और बहन को डांटा और अपने कमरे में चला गया। वह ऐसा ही है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, आदित्य ने अपनी बहन से कहा और ऑफिस चला गया। तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो? दिव्या ने लोहित से पूछा। लोहित ने कहा, मैंने पहले ही तुम्हारे भाई से कह दिया है कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ। दिव्या बोली, क्या हुआ? लोहित बोला, मुझे आज इस बच्ची के साथ बहुत काम है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। उसने दिव्या से कहा, चलो बाहर चलते हैं। दिव्या बोली, लोहित बेबी, तुम मुझे बहुत झटके दे रहे हो। तुम्हें पता है, तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। लोहित ने कहा। दिव्या बोली, लोहित बेबी, तुम मुझे एक साथ इतने झटके मत दो। मैंने अब क्या किया? लोहित ने पूछा। तुम हमेशा मुझसे नाराज रहते थे और अब तुम पूरी रात मेरे कमरे में रहे और सुबह फिर बाहर चलने के लिए कह रहे हो। मैं तुम्हारे काम को संभाल नहीं सकती। कृपया शादी तक तो रुक जाओ, वरना हम शादी से पहले ही मम्मी डैडी बन जाएंगे। दिव्या ने कहा, हाँ, मैं उस हद तक नहीं जाऊँगा। मुझे अपनी सीमाएं पता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ उन पलों को पूरी तरह से जीना चाहता हूँ जो मैंने इतने दिनों तक मिस किए। तुमने ही तो प्यार करो कहते हुए मेरा पीछा किया था, और अब जब मैं प्यार कर रहा हूँ तो तुम मना कर रही हो, पागल। दिव्या बोली, लेकिन तब तुम मुझे अपने पास नहीं आने देते थे। तुम्हारा व्यवहार ऐसा था। जब तुम अचानक बदल गए हो तो मुझे संदेह होगा ही ना। लोहित बोला, जाओ और तैयार हो जाओ। दिव्या तैयार हो गई और दोनों नए लव बर्ड शहर घूमने के लिए तैयार होकर कार में चले गए। शारदा जी और राजेंद्र जी को बताकर हमारे सुमित बाबू अकेले हो गए और अपने बेडरूम में टीवी देखते हुए समय बिताने लगे। इधर हमारे आदित्य बाबू ध्यान से अपना काम कर रहे थे कि तभी किसी ने कहा, सर, कोई आपसे मिलने आया है। आदित्य बाबू समझ गए कि अर्चना आई है और उनका बीपी बढ़ गया। उन्होंने अपनी शर्ट की आस्तीनें मोड़ी और अर्चना का इंतजार करने लगे। अर्चना आदित्य की प्रतिक्रिया देखने आई थी, लेकिन जब उसने देखा कि आदित्य उसे गुस्से से देख रहा है तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाय आदित्य, अंदर आओ। आदित्य ने कहा, क्या तुम मुझे मारोगे? अर्चना ने अपने दोनों हाथ अपने गाल पर रखते हुए पूछा। आदित्य ने कहा, मुझसे डरने का नाटक मत करो। तुम्हारे सारे घटिया दिमाग मुझे पता है, लेकिन पहले यहाँ आओ। अर्चना थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन आदित्य के पास गई, यह जानते हुए कि वह उसे ज़रूर मारेगा। लेकिन अर्चना की उम्मीदों के विपरीत आदित्य ने अर्चना को कुछ नहीं कहा, बस उसे सीधे देखता रहा। आदित्य की नज़रों को सहन न कर पाने के कारण अर्चना ने शर्माते हुए पूछा, आदि, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम कहाँ से मिली मुझे? क्या तुम अभी भी मेरा पीछा करना नहीं छोड़ोगी? अर्चना बोली, मैं तुम्हारा पीछा करना तभी छोड़ूंगी जब मैं मर जाऊंगी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे पति हो, तो तुम बार बार एक ही सवाल पूछकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? उसके गुस्से को देखकर आदित्य ने उसे कसकर अपनी ओर खींचा और उसके होठों को अपने होठों से दबा दिया। इस बार चौंकने की बारी अर्चना की थी। कल तुमने मुझे सोने नहीं दिया, यह उसकी सज़ा है। उसने आधे घंटे तक उसके होठों को कुचल दिया। वो जिस आदमी को पसंद करती थी, उसको वह कैसे मना कर सकती थी? चाहे उसने कितना भी डीप किस किया हो, अर्चना ने उसका साथ दिया। आदित्य की पीठ के चारों ओर अपनी बाहों को कसकर पकड़ लिया और उसके पहले किस में उसका साथ दिया। आधे घंटे बाद उसने धीरे से उसके होठों को छोड़ दिया और कहा, तुमने कल रात मुझे सोने नहीं दिया शैतान। देखते हैं आज तुम कैसे सोती हो झूठी। और आदित्य ने उसे छोड़ दिया। जैसे ही आदित्य ने अर्चना को छोड़ा, अरे, तुमने इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? तुम थोड़ी देर और कर सकते थे। अर्चना ने कहा, तुम्हें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें किस किया और तुम कह रही हो कि मैं थोड़ी देर और करता। आखिरकार तुम मुझसे शादी करने वाले हो, तो मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? किसी नहीं, तुम कुछ भी करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अर्चना ने कहा। आदि बोला, तुमने पूरी तरह से शर्म छोड़ दी है ना? अगर मैं ऐसी बातें किसी और से कहूँ तो तुम्हें आपत्ति होनी चाहिए। अर्चना बोली, तुमसे नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। आदि बोला,
तुम बेशर्म हो गई हो। अर्चना बोली, क्या होने वाले पति के साथ प्यार भरी बातें करना बेशर्मी है? आदि ने व्यंग से पूछा। तो इसे क्या कहते हैं? इसे शर्म कहते हैं बाबू। अर्चना ने आदित्य के गाल पर उंगली से चुटकी ली। अर्चना की बातों पर आदित्य को हंसी आ रही थी। उसने खुद को रोकते हुए कहा, तुमने मुझे ना छोड़ने का फैसला कर लिया है ना? आदित्य की हंसी को भांपते हुए अर्चना ने कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि हर जन्म में मैं तुम्हें इसी तरह परेशान करती रहूंगी। देखना, मैं तुम्हें अपना प्यार बांटती रहूंगी। उसे देखकर आदित्य थोड़ा मुस्कुराया तो अर्चना खिलखिलाकर हंसी और आदित्य को कसकर गले लगा लिया और रोते हुए कहा, तुम्हें मेरे प्यार को स्वीकार करने में इतने साल क्यों लगे? और आदित्य को जहाँ मन किया वहीं पीटने लगी। तुम मुझे जीने नहीं दे रही हो, है ना? जब भी मैंने तुम्हें छोड़ने की कोशिश की, तुम गोंद की तरह चिपक गई। तुमने कल मुझे किस किया था और तुमने मुझे पूरी तरह से पागल कर दिया है। तुमने मुझे वैसे कैसे किस किया? अगर मुझे गुस्सा आ जाता और मैं तुम्हें 4 थप्पड़ मार देता तो तुम क्या करते? तुमसे पिटना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं हर चीज़ के लिए तैयार होकर आई हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो तुम खुल जाओगे और मेरी योजना सफल रही। तुमने मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया। अब तुम्हें आज पार्टी देनी होगी। अर्चना ने आदित्य को पकड़कर हिलाते हुए कहा। अब आदित्य बाबू ने अर्चना के प्यार को स्वीकार कर लिया और वे अपने प्यार में डूब गए। इधर लोहित बाबू और दीदी शहर में घूम रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। हमारी मौनी एक अच्छी कर्मचारी की तरह अपना काम कर रही है, जबकि सुमित बाबू घर पर अकेले हैं। ब्लैक सूट वाले साहब, जिनके पास कोई काम नहीं है, मौनी पर नज़र रख रहे हैं। उन्हें पता है कि मौनी राजेंद्र जी के घर में रहती है और लोहित, दीदी, आदित्य और अर्चना के बारे में सब कुछ और घर में क्या हो रहा है वह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आदमी को घर में रखा है। उन्हें पता चला कि मौनी बच्ची अकेले ऑफिस जा रही है, इसलिए उन्होंने उससे मिलने की योजना बनाई। आदित्य बाबू की प्रेम कहानी शुरू होने के बाद मौनी पर ध्यान थोड़ा कम हो गया। एक दिन जब अर्चना और आदित्य बाहर गए, मौनी ऑफिस में अकेली थी और लोहित और सुमित भी ऑफिस में नहीं थे, तो ब्लैक सूट वाले बाबू मौके का फ़ायदा उठाकर ऑफिस में घुस गए। वह सीधे मौनी के कैबिन में गए और एक्सक्यूज मी कहते हुए बुलाया। उनकी आंखों पर चश्मा था। मौनी, जो नहीं जानती थी वह कौन है, ने जवाब दिया, आदित्य सर यहाँ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। उसने सीधे कहा, मेरे लिए? मौनी ने उलझन में कहा, हाँ ब्यूटीफुल, तुम्हारे लिए ही। कहते हुए उसने स्टाइल से मौनी के कैबिन में प्रवेश किया और उसके सामने वाले कुर्सी पर बैठ गया और कहा, हाय, मैं कौशल हूँ, और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मौनी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा बल्कि नमस्ते किया और कहा, नमस्ते। कौशल ने मौनी के हाथ न मिलाने और नमस्ते कहने पर हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बेबी, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम किसी अजनबी को देखती तक नहीं हो, मुझे यह पसंद है। और मौनी को घूरने लगा। मौनी गुस्से से बोली, बेबी क्या? कौशल बोला, हाँ बेबी, मुझे तुम्हें वैसे ही बुलाना पसंद है। अगर तुम थोड़ी तमीज़ से बात करो तो अच्छा रहेगा। मेरी शादी हो चुकी है और शादीशुदा लड़की से क्या ऐसे बात करते हैं? ये बहुत गलत है। हाँ, वो एक शादी है, मैं उसे शादी नहीं मानता। तुम्हें उससे प्यार नहीं है और उसे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसे तुम्हारे अलावा सभी से काम है। उसकी आवारागर्दी, उसकी अय्याशी सब मुझे पता है बेबी। तुम उसके साथ क्यों हो? उसे छोड़कर उसे तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। कौशल सीधे मुद्दे पर आ गया। मौनी चिल्लाई, तुम कौन हो? यहाँ आकर क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें समझ आ रहा है? क्या तुम पागल हो गए हो? ओह शांत बेबी, शांत। तुम इतनी गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने जो कहा वो सच है। शादी से पहले वो बहुत सी लड़कियों के साथ घूमता था, तुम्हें भी पता है। और तुम दोनों अभी तक एक नहीं हुए हो, ये भी मुझे पता है। इसलिए तुम उसे तलाक दे दो, हम शादी कर लेंगे और एक हो जाएंगे। मैं भी सिंगल हूँ बेबी, मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं छुआ। कौशल मौनी को देखते हुए बोला, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हें पता है। आई लव यू सो मच।
कौशल की बातों से मौनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। मौनी बोली, हे मिस्टर, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। मेरे परिवार की बातें तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। हम चाहे जैसे भी रहे, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। तुम यहाँ से बाहर निकलो। मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा बेबी। मैं तुमसे मिलने के दिन का कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें पता है, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, तब से मैं ठीक से सोया भी नहीं हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं पागल हो गया। मैंने सोचा कि तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो, लेकिन तुमने उससे दूर आकर बहुत अच्छा काम किया बेबी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें अपने महल की रानी बनाऊंगा, कौशल ने कहा। मौनी बोली, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? पहले बाहर निकलो। कौशल बोला, ठीक है बेबी, तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें समय दूंगा, लेकिन जब मैं अगली बार आऊँगा तो तुम्हें मुझे हाँ कहना होगा, वरना तुम परिणामों की कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हें सीधे देखने के बाद मैं तुम्हें कोई तोहफा कैसे नहीं दे सकता। यह तुम्हारे लिए है। कहते हुए उसने एक हीरे का हार निकाला और मौनी के सामने रखा और कहा, मैंने इसे तुम्हारे लिए बहुत प्यार से चुना है बेबी। जब मैं अगली बार आऊँगा तो तुम इसे पहन लेना और मुझे बताना कि तुम इस पर कैसी लग रही हो। और मौनी को देखकर मुस्कुराया और कहा, ठीक है बेबी, मैं जा रहा हूँ। मैं तुमसे फिर मिलूँगा। और कौशल वहाँ से चला गया। यह आदमी कौन है? वो इस तरह क्यों बात कर रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मौनीमा पहले से ही अपनी समस्याओं से जूझ रही है और अब एक नई समस्या आ गई है। हे भगवान, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? उसने अपना सिर पकड़ लिया और आदित्य को फ़ोन किया और उसे बताया कि वह घर जा रही है और ड्राइवर से उसे घर ले जाने के लिए कहा। मौनी को कौशल के कारण सिर दर्द हो रहा था। मौनी के जाने के बाद कौशल कार में बैठा और बोला, वाह बेबी, तुम टीवी पर दिखने से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। कौशल को पहली बार उसे देखने का दिन याद आ गया। कौशल ने मौनी को श्री कांची के घर में रिसेप्शन समारोह के टीवी प्रसारण में देखा था। तब से कौशल मौनी को पसंद करने लगा था। तब से वह उसे अपना बनाने के लिए बेताब था और वह उसके बारे में हर जानकारी इकट्ठा कर रहा था। उसे यह भी पता चला कि विशाल ने मौनी को ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और उसने विशाल को 1 साल तक बिस्तर से उठने नहीं दिया। कौशल के कारण परेशान होकर मौनी घर पहुंचती है और अपने कमरे में चली जाती है। कौशल की बातें सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था। यह कौन है? इसे मेरे बारे में कैसे पता? यह मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहा है? वह सोच रही थी, मैं किससे कहूँ? क्या मैं आदित्य भैया को बताऊँ? नहीं भैया अभी अभी ऑफिस से आए हैं और मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती। मुझे खुद ही पता करना होगा। उसने फैसला लिया। दोपहर के 3 बजे मौनी अपने कमरे से बाहर निकली और नीचे जाने के लिए निकली। तब तक हॉल में सुमित ने मौनी को देखा और पूछा, तुम कब आई हो? तुम ऊपर से आ रही हो? मौनी ने लापरवाही से कहा, तुम्हें क्या? सुमित ने गुस्से से कहा, देखो, अगर तुम ऐसे बात करोगी तो मुझे गुस्सा आएगा। जो पूछा है उसका सही जवाब देना सीखो, नहीं तो मेरे हाथों मारी जाओगी। मैं चुप हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। सुमित के गुस्से से थोड़ा डरकर मौनी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और रसोई में चली गई। मौनी के जाने के बाद सुमित ने अपना गुस्सा शांत किया और रसोई में गया। उसने देखा कि मौनी कॉफ़ी बना रही है तो वह पीछे से उसे गले लगा लिया। मौनी ने गुस्से से उससे छूटने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, मैंने तुमसे प्यार से पूछा था, तुम जवाब दे सकती थी। तुमने मुझे गुस्सा क्यों दिलाया? देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, पहले यहाँ से जाओ, हम रसोई में हैं। मौनी ने कहा, रसोई में रोमांस करना अच्छा होगा। हमने कभी अनुभव नहीं किया है। चलो इसे हमारे घर में करते हैं। सुमित ने कहा, पागलपन मत करो, पहले यहाँ से निकलो। मैं नहीं जाऊँगा। तुम इतनी जल्दी क्यों आई? क्या हुआ? सुमित ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, इसलिए मैं आ गई। ओह, अब कैसा लग रहा है? क्या हम अस्पताल जाए? नहीं, ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो कॉफ़ी कहाँ है? मेरे लिए भी ले आओ। कहते हुए मौनी की कमर को कसकर दबाया और हॉल में जाकर ऐसे बैठ गया
जैसे उसे कुछ पता ही न हो। उसी समय लोहित, दीवी और आदित्य घर में प्रवेश कर रहे थे। उन्हें देखकर उसने कहा, तुम लोगों का काम अच्छा है, शादी से पहले ही मज़े कर रहे हो और यहाँ शादी के बाद मेरी ज़िंदगी ऐसी है। तुमने ही तो ऐसा चुना है ना? आदित्य ने कहा, अगर मैं तुम्हारी बहन जैसी लड़की से शादी नहीं करता तो मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। मेरी बहन ने क्या किया? जो किया तुमने किया। सुमित बोला, हाँ, ये मुझसे दूर हो गई थी और मैंने एक वीर प्रेमी की तरह मूर्खतापूर्ण काम किए। मुझे कैसे पता होगा कि यह मेरे जीवन में वापस आएगी? मेरा दुर्भाग्य तब टकराया, और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ होता तो जीवन ऐसा नहीं होता। जब तक मुझे सब कुछ पता चला तब तक वह वहाँ थी और मैं यहाँ था, सुमित ने कहा और मौनी द्वारा दी गई कॉफ़ी का कप ले लिया। कॉफ़ी लेते समय गुस्से से मौनी को देखते हुए उसने कहा, तुम मुझे उल्लू की तरह क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, मौनी ने कहा और कॉफ़ी पीकर कमरे में चली गई। हमारे नए लवबर्ड लोहित, दिव्या, आदित्य और अर्चना प्यार में डूबे हुए शहरों में घूम रहे हैं, जबकि हमारे सुमित बाबू अपनी पत्नी को मनाने और खुश करने में व्यस्त है। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन जब सभी ऑफिस के लिए तैयार होकर हॉल में आ रहे थे तो सुमित ने लोहित को गले लगाया और कहा, हैप्पी बर्थडे लोहित। थैंक यू भैया, लोहित ने कहा। लोहित का बर्थडे है यह जानकर सभी ने उसे बधाई दी। दिव्या भी लोहित के पास आई और उसे बधाई देते हुए कहा, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारा बर्थडे है, मुझे याद नहीं रहा। तुम्हारे साथ रहते हुए समय का पता ही नहीं चलता। लोहित ने आंख मारते हुए कहा, ठीक है, आज पार्टी जोरदार होनी चाहिए। ठीक है, लोहित ने कहा और राजेंद्र जी और शारदा जी से आशीर्वाद लिया। दोनों ने आशीर्वाद दिया। जन्मदिन मुबारक हो बेटा, तुम 100 साल जियो। हर्षा सुमित अपने छोटे भाई को बर्थडे का बड़ा तोहफा देता है। इस बार भी उसने अपने छोटे भाई के लिए एक खास कार पहले से ही बुक कर रखी थी और कार की चाबियां अपने छोटे भाई के हाथ में देते हुए कहा, ये तुम्हारा तोहफा है। थैंक यू भैया। लोहित ने खुशी खुशी चाबियां ली और दिव्या के साथ बाहर चला गया। अब सुमित बाबू घर पर ही रहते हैं और हैदराबाद में अपने कारोबार को यहीं से संभाल रहे हैं, जबकि हमारे आदित्य बाबू और मौनी अच्छे बच्चों की तरह ऑफिस चले गए। आदित्य बाबू के जाने के 1 घंटे बाद अर्चना आदित्य के पास आई और वे दोनों फिर से बाहर चले गए। उस दिन मौनी अकेले काम कर रही थी। तभी कौशल फिर से मौनी के सामने आया और कहा, हाय ब्यूटीफुल, कैसी हो? तुमने मेरी बात मानी? कहते हुए उसके सामने मुस्कुराते हुए बैठ गया। मौनी चिल्लाई, पहले तुम यहाँ सीन बनाने से पहले बाहर निकलो, नहीं तो मुझे अपने भैया को बुलाना पड़ेगा। शांत हो जाओ बेबी, चिल्लाकर बीपी क्यों बढ़ा रही हो? मुझे पता है यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बताओ, तुमने मेरी बात मानी? उसे तलाक दे दो और मेरे साथ चलो बेबी, उसने कहा। मौनी बोली, अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। कौशल बोला, मुझे पता है बेबी, तुम प्यार से नहीं मानोगी। तुम अच्छी होती तो मुझे इतना तनाव क्यों होता? चलो बताओ, तुमने मेरी बात मानी? उसने मौनी को कसकर पकड़ लिया और किसी को देखे बिना उसे नीचे ले गया। मौनी तब तक छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। मौनी उसके सामने एक छोटी बच्ची की तरह थी, इसलिए उसकी ताकत कहाँ काम आती। वह मौनी को ले जाकर अपनी कार में डाल देता है, सीट बेल्ट लगाता है और दरवाजे बंद कर देता है ताकि वह बाहर ना निकल सके। कौशल मौनी को अपने हवेली में ले जाता है और उसे एक कमरे में ले जाता है। अब से यही तुम्हारा घर है, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता हूँ। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं है बेबी, उसे भूल जाओ और अब से मुझे स्वीकार करना सीखो। वह हंसते हुए कहता है, मुझे बाहर थोड़ा काम है, मैं उसे देख कर आता हूँ। ठीक है, बाय बेबी। कौशल बाहर चला जाता है। एक के बाद एक मौनी के जीवन में इस तरह की परेशानियाँ आ रही है। मौनी को रोना भी है लेकिन आंसू नहीं आ रहे हैं। शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है, अगर वह थोड़ी खुश होती है तो भगवान भी
सहन नहीं कर पाते हैं। वो तुरंत उसके जीवन में परेशानियां डाल देते हैं और चाहते हैं कि वह इस तरह की परेशानियों का अनुभव करे। मौनी चुपचाप कमरे में फर्श पर बैठ जाती है और शून्य में घूर रही होती है। शाम के 5 बज गए हैं और मौनी अभी तक घर नहीं आई है। सुमित मौनी के नंबर पर कॉल करता है। उसका मोबाइल बंद होने के कारण उसने आदित्य को फ़ोन किया। हेलो, बोलो, आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। तुम कहाँ हो? सुमित ने भी गंभीर स्वर में पूछा। आदित्य बोला, मैं बाहर हूँ। क्यों? तो सुमित बोला, मौनी कहाँ है? क्या वह ऑफिस में है? वो अभी तक घर नहीं आई है। क्या मौनी अभी तक घर नहीं आई? क्या उसका फ़ोन नहीं लग रहा? सुमित बोला, अगर उसका फ़ोन लग रहा होता तो मैं तुम्हें क्यों फ़ोन करता? पहले देखो कि वो कहाँ है। ऑफिस में फ़ोन करके पता करो, सुमित ने कहा। आदित्य ने तुरंत ऑफिस में फ़ोन करके पता किया तो पता चला कि मौनी दोपहर से ही ऑफिस में नहीं है। आदित्य ने फिर से कॉल नहीं किया तो सुमित ने फिर से आदित्य को फ़ोन किया और कहा, एक बार घर में सब जगह देख लो। मुझे लगता है कि वो दोपहर में घर आई होगी। वे कह रहे हैं कि वो दोपहर से ऑफिस में नहीं है। आदित्य ने कहा, क्या तुम कह रहे हो कि वह दोपहर से ऑफिस में नहीं है? तुम बाहर क्या कर रहे हो? क्या तुमने यह देखना भी बंद कर दिया है कि वह कहाँ है? तुम बहन बहन कहते हुए बहुत उछलते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह कहाँ गई है? सुमित बहुत गुस्से में चिल्लाया। तुम रुको, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। कहते हुए आदित्य ने अर्चना को उसके घर छोड़ दिया और बहुत तेजी से ऑफिस गया, लेकिन मौनी कहीं नहीं मिली। 20 मिनट के भीतर यह बात राजेंद्र जी, लोहित और सभी तक पहुंच गई और सुमित, लोहित और राजेंद्र जी ऑफिस पहुंचे। मौनी कहाँ गई है किसी को नहीं पता। उन्होंने उसे कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। आदित्य ने कहा, अब हमें ऐसे पता नहीं चलेगा, और मौनी के कैबिन गया और वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे चालू किए। उसमें कौशल का आना, मौनी से बात करना, मौनी का चिल्लाना और कौशल का मौनी को ज़बरदस्ती ले जाना, सब कुछ था। यह देखकर सुमित की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने आदित्य से गुस्से में पूछा, यह कौन है? यह तुम्हारी ऑफिस में कैसे आया? आदित्य ने कहा, मैंने इसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा। यह हमारी ऑफिस में भी कभी नहीं आया। लोहित को याद आया कि उसने कौशल को कहीं देखा है। उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, भैया, मैंने इसे हैदराबाद में देखा है। उस दिन विशाल जिस अस्पताल में था, यह वहाँ से बाहर आ रहा था। सुमित ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि विशाल ने मौनी का अपहरण करवाया है? लोहित ने कहा, भैया, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। वह हैदराबाद में है और यह आदमी थोड़ा माफिया जैसा लग रहा है। यह आसपास भी कभी नहीं दिखा। मैंने उसे सिर्फ उस दिन देखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे भाभी से क्या काम है। सुमित ने कहा, पहले पता करो कि विशाल के अस्पताल में इसे क्या काम था। लोहित, हमारी पहुंच का इस्तेमाल करो और विशाल के कमरे में भी सीसीटीवी कैमरा लगा है। वहाँ क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ चाहिए। लोहित ने कहा, ठीक है भैया, मुझे 1 घंटा दो, सारे सबूत तुम्हारे सामने होंगे। और काम में जुट गया। ठीक 1 घंटे बाद विशाल के अस्पताल की जानकारी और विशाल के कमरे के सीसीटीवी फुटेज सुमित के सामने थे। सुमित ने उस दिन का वीडियो देखा जिसमें कौशल विशाल के कमरे में जाकर उसे बुरी तरह पीट रहा था। सुमित सोच रहा था, इसे विशाल को पीटने की क्या ज़रूरत थी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।